हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? एकदम अच्छे होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो हम लोग आज टॉप एमसीक्यू पढ़ेंगे जो रिफ्रैक्शन के बारे में, लेंस के बारे में। बहुत ही अच्छे एमसीक्यू होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया, कह रहा व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम ऑफ विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट, which of the following will change। कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, तो बताइए कि इनमें से कौन सा फिनोमिना विल चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में एक क्वांटिटी हमारी ऐसी है जो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। मैंने बताया था कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स कांस्टेंट है या बच्चा वो अनचेंज है। तो एक हमारी कौन सी थी बेटा? फ्रीक्वेंसी। कौन सी है? फ्रीक्वेंसी हमारा कैसा है? कांस्टेंट रहने वाला है। कैसा रहने वाला? कांस्टेंट। मतलब रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में आप कुछ भी चेंज करो, लेकिन ये चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, तो अगर ये चेंज नहीं होने वाली है तो भैया ऑप्शन आप खुद समझ गए होंगे। आपका एक एमसीक्यू तो यही हो गया, ऑप्शन खुद समझ गए होंगे कि जहां पर फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन होगा वो तो ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब यहां फ्रीक्वेंसी है, ये नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। ये भी नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या क्या बदल जाएगा? वेवलेंथ बदल जाएगी एंड वेलोसिटी बदल जाएगी। कैसे बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल होता है c/v। तो आप समझ गए होंगे कि n को डिफरेंट करोगे तो v भी डिफरेंट हो जाएगा। ये तो समझने वाली बात है, आप सामने से समझ गए। ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का रिलेशन है। तो अब बताओ, वेलोसिटी तो बदल गई, अब आया वेवलेंथ। तो बच्चा साउंड के चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने v = f लैम्डा, क्लास 9th में। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ का रिलेशन। तो बच्चा ये तो कांस्टेंट है, तो v प्रोपोर्शनल लैम्डा। अगर बच्चा v बदलेगा तो लैम्डा भी तो बदल जाएगा। तो बोलो, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी और वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करोगे। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है, रफ कर दूं? हाँ ठीक बेटा, ओके, रफ कर दिया। अब चलिए दूसरा देखते हैं। हाँ, मजे से पढ़ें, एकदम मस्त फ्रेश माइंड से। एक एक एमसीक्यू में हम आपको दो एमसीक्यू समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिससे आपको एकदम चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। कह रहा द वेवलेंथ ऑफ द सोडियम लाइट इन एयर। कह रहा है वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट इन एयर कितना है बच्चा? एयर में 5890 एंगस्ट्रॉम, 5890 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ओके बेटा। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, velocity of light in air 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक बच्चा। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन अ ग्लास, द वेवलेंथ का सिंबल बना दे लैम्डा। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अ ग्लास, ऑफ लाइट इन अ glass of refractive index 1.6, of refractive index 1.6 would be close। बताओ किसके क्लोज होगा? अभी आपको इसका मतलब हम समझाते हैं। 5890 एंगस्ट्रॉम, 5890 एंगस्ट्रॉम, 3681 एंगस्ट्रॉम, 3681 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 9424 एंगस्ट्रॉम, 9424 एंगस्ट्रॉम, और बेटा लास्ट में 15078 एंगस्ट्रॉम। ठीक, चलिए पहले आप 10 सेकेंड आप ट्राई करके देख लीजिए कि आप कर पाएंगे कि नहीं।
कोशिश करिए कि शायद आप ही इशू कर लें, है ना, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कह रहा वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट, एक सोडियम लाइट है इन एयर, एयर में बच्चा, तो लैम्डा ए कितना है 5890 एंगस्ट्राम। बेटा सबको मालूम है कि 1 एंगस्ट्राम में होते हैं 10⁻⁻10 मीटर, ये भी याद रखना, यहां चेंज करने की जरूरत आपको पड़ने वाली नहीं है। वेलोसिटी ऑफ एयर, एयर की वेलोसिटी को बेटा कहो चाहे वैक्यूम को, उसको सी कहते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अ ग्लास, ग्लास सरफेस में चाहिए लैम्डा जी, लैम्डा जी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है 1.6। ठीक, अब थोड़ा सोचो बेटा, n इक्वल क्या होता है, n इक्वल होता है C/V। ठीक है, मतलब n का v से रिलेशन इनवर्सली है, उल्टा रिलेशन है, तो n इक्वल C/V से क्या कुछ आपको हासिल होगा, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो बेटा हमने आपको एक बात पढ़ाई थी, N1/N2 इक्वल V2/V1। ठीक, उल्टा रिलेशन है दोनों के बीच में। और बेटा अभी मैंने आपसे कहा था V इक्वल एफ लैम्डा होता है, V इक्वल एफ लैम्डा, तो V प्रोपोर्शनल लैम्डा है, ठीक है, प्रोपोर्शनल, तो यहां पर आ जाएगा λ2/λ1। ठीक, बोलो इतनी बात कन्फर्म। तो हम क्या करें, N1/N2 ये ग्लास में दे रहा है, मतलब N1 क्या है एयर, Na/Ng इक्वल बेटा Na/Ng, n और लैम्डा का उल्टा रिलेशन है, तो λg/λA। ठीक, तो Na/Ng को क्या कहोगे, बोलो पहले लैम्डा जी रख लो, लैम्डा जी कितना है, लैम्डा जी मुझे नहीं मालूम, लैम्डा जी हमें नहीं मालूम, लैम्डा ए कितना है 5890 एंगस्ट्रॉम। बेटा इसको क्या लिखोगे, हम पहुंच कहाँ रहे हैं, ग्लास में, विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या लिखोगे Ang, बोलो क्या लिखोगे Ang, बोलिए इतनी बात कंफर्म है। और हमको किसका दे रहा है, ग्लास का सिर्फ दे रहा है, किसका दे रहा है, ग्लास का दे रहा है। तो अगर हम इस तरीके से लगाना चाहते हैं तो जरा सोचो कि हम क्या करें। अगर हमको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक काम करते हैं, बोलो क्या काम कर सकते हैं, अरे कुछ तो कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, ठीक है, और ग्लास का कितना है 1.6, ग्लास का देखो कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक 1.6, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो लैम्डा जी इक्वल कितना हो जाएगा 5890/1.6, 16 3 जा 48, 3 वाला ऑप्शन है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 3681 एंगस्ट्रॉम। बोलो कितना आएगा 3681 एंगस्ट्रॉम, बोलिए कंफर्म, बोलिए कंफर्म है। फॉर्मूला समझ में आया कैसे मैंने बनाया, फॉर्मूला समझ में आया, ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है, हाँ हो गया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, लगे रहें, बिल्कुल सफलता मिलेगी, बिल्कुल टक्का बिल्कुल मिलेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं आज वेदर बहुत ही कमाल का है, बहुत ही लल्लन टाप है, तो बस पढ़ाई करते रहें, लगे रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी, है ना बेटा। कह रहा कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, ठीक है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट incident on the surface of
ऑफ सेपरेशन ठीक ऑफ मीडियम विद वेलोसिटी ऑफ मीडियम विद वेलोसिटी ऑफ लाइट एट एंगल, किस एंगल पे बेटा 30 डिग्री। व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। चलिए बताइए, ट्राई करिए भैया, कैसे करेंगे। हमको मालूम है कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मीडियम विद वेलोसिटी ऑफ लाइट एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक, तो भैया क्या करें, आप ट्राई करके देखो। 10 सेकंड फटाफट मेरे गिनने से पहले 1 2 3 4 5 जल्दी जैसे जैसे मैं गिनूं बिल्कुल फटाक से करके दिखा देना। देखना कितनी जल्दी करके दिखाओगे मुझको, है ना। जल्दी से करके दिखा दिया, हो गया, बोलो भैया, बिल्कुल लंटाप। चलिए, कर लिया होगा आपने, ट्राई कर लिया होगा, है ना। बोल बेटा, एन इक्वल क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर। ठीक, और बेटा हमने n इक्वल एक फॉर्मूला और पढ़ा है, n इक्वल सी अपान वी। ठीक है बेटा, हमने पढ़ा है। अब कह रहा है, सोचो थोड़ा सा कि n इक्वल, n हटा दो तो c अपान वी इक्वल साइन आई अपान साइन आर। ठीक बेटा, और इसमें हमको कुछ दिया नहीं। ऑन सरफेस सेपरेशन ऑफ मीडियम विद द वेलोसिटी। अब थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना है। एक लाइट जो इंसिडेंट होती है सरफेस पे, सेपरेट करती है मीडियम को। मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ लाइट एट एंगल 30 डिग्री। किस डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो मान लेते हैं कि ये एक लाइट थी, ठीक, ये ऐसे। अब इसने जो सेपरेशन दिया, इसका मतलब है ये ऊपर वाला रेयरर था, नीचे वाला डेंसर था, बराबर बांट दिया। उसका मतलब क्या है कि एक इंसिडेंट लाइट ने इक्वल बांट दिया। इक्वल का मतलब है ये एंगल हमारा 45 होगा, बराबर बांटेगा तो 45 होगा ना। बोलो ये कितना है, ये तो खुद ही कह रहा है कि 30 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, एट एंगल 30 डिग्री। अगर कोई भी लाइट किसी सरफेस को बराबर सेपरेट कर देती है, इसका मतलब है कि उसका एंगल 45 डिग्री है। तो अब सॉल्व कर लीजिए। c कितना है, सबको मालूम है, 3 × 10 की पावर 8। ठीक है, v कितना है, यही तो मालूम करना है। साइन आई कितना, 45, तो साइन 45 अपान साइन 30। ठीक है, तो 3 × 10 की पावर 8 अपान v। और साइन 45 कितना होता है बच्चा, साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। तो 2 चला गया ऊपर, तो 3 × 10 की पावर 8 अपान v और 2 ऊपर चला गया 2/√2। ठीक है, बोलो इतनी बात कंफर्म है, जल्दी से बोलिए, बिल्कुल जल्दी से बताइए कंफर्म कि नहीं कंफर्म। ठीक है, अब सोचो जरा क्या करें, कोई वैल्यू दिख रही क्या। तो 2 से अगर इसको कैंसिल करोगे तो बेटा ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v इक्वल 3√2 × 10 की पावर 8। तो v हो जाएगा 3√2 अपान 2 × 10 की पावर 8, 1.5 1.4 × 10 की पावर 8। ठीक, √2 1.4, तो 14 5 70 07 और 14 1 जा 14 7 21 1 2, तो 2.1
2.1 इंटू 10 की पावर 8। सॉरी, मैंने ऑप्शन यहाँ लिखे नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट था, 2.1 इंटू 10 की पावर 8। सॉरी बेटा, इसमें ऑप्शन लिखना भूल गए थे। एक ऑप्शन ये दिया था, एक दिया था 3.18 इंटू 10 की पावर 8, एक था 3 इंटू 10 की पावर 8, और एक था 1.96 इंटू 10 की पावर 8। तो बताओ कौन सा करेक्ट था? यही वाला करेक्ट था, ऑप्शन नंबर ए था। इसमें ऑप्शन नंबर ए था। बोलिए, अगर कोई भी लाइट किसी सरफेस को बराबर सेपरेट करती है, इसका मतलब है कि वहां पर इंसिडेंस एंगल कितना होगा? 45 होगा। कितना होगा? 45। और फिर दूसरे मीडियम में जब गई कितने एंगल से? 30 डिग्री से। दूसरे एंगल में कितने गई? दूसरे मीडियम में कितने एंगल से गई? 30 डिग्री से। कोई समस्या? बताओ, कोई समस्या हो तो बोलो। चलो भैया, कोई समस्या नहीं सर जी। सर जी आप कोई समस्या नहीं, अब बताओ सर जी क्या होने वाला है? अब देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न आने वाला है। बिल्कुल सर जी, देखो कितना बढ़िया आने वाला है। आप एमजीओ देखते हो ना, एमजीओ मेक जोक वाला, अरे वही हम बात कर रहे थे बच्चों, आप समझते क्यों नहीं हो? ओके बेटा, हम समझ गए, आप समझाना क्या चाहते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, ग्लास, वाटर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, डायमंड, ठीक है, डायमंड, ग्लास, वाटर, ठीक, डायमंड, ग्लास, वाटर, डिक्रीजेस इन फॉलोइंग ऑर्डर, डिक्रीजेस इन फॉलोइंग ऑर्डर। ऑर्डर क्या है देखते हैं। वाटर, ग्लास, डायमंड, वाटर, ग्लास, डायमंड, ठीक है बच्चा। तब तक ट्राई करना स्टार्ट कर दिया करो तुरंत। डायमंड, ग्लास, वाटर, डायमंड, ग्लास, वाटर। वाटर कह रहा हूं, क्वार्टर नहीं कह रहा हूं, ठीक है। डायमंड, वाटर, ग्लास है कौन सा? बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज, इनमें से कौनो नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, टी। चलो मैंने आपको 10 सेकंड दिया, ट्राई करो फटाफट फटाफट ट्राई करना स्टार्ट करें बहुत तेजी के साथ। हाँ, सब कुछ क्लियर है। तो बेटा हम कह रहे हैं डायमंड, ग्लास, वाटर, डिक्रीजेस, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बेटा हमने आपको समझाया था एक बात कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल C/V होता है, मतलब n प्रोपोर्शनल 1/V। जिसका n ज्यादा होगी उसकी स्पीड कम होगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो स्वाभाविक बात है कि जिसका n कम होगा उसी में स्पीड ज्यादा होगी। अब समझना, मैं आपके सामने तीनों लिख रहा हूं। n वाटर का NW 1.33, ग्लास 1.5, डायमंड 2.4। बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे ज्यादा? डायमंड का। मतलब सबसे कम स्पीड किसमें होगी? डायमंड में। बोलो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? वाटर का। इन तीनों के कंपेयर में सबसे कम वाटर का है ना। इसका मतलब है कि वाटर में स्पीड ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर ए, वाटर में स्पीड ज्यादा होगी। फिर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब वाटर से कुछ कम होगी, ग्लास में कम हो गई। और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो उसमें स्पीड सबसे कम होगी। बोलिए कंफर्म है? बताइए जल्दी से बोलिए भाई, बोलते नहीं हो, बोला करो, नहीं समझ लेना फिर फोन में आ जाएंगे तुरंत। हाँ कर लिया होगा, कर लिया, नोट कर लिया, छाप लिया, हटा दे, ठीक, ओके बेटा। अब इसी में इंक्रीजिंग ऑर्डर कहे, डिक्रीजिंग ऑर्डर कहे, कोई भी ऑर्डर कहे, आप कोई भी ऑर्डर लगा सकते हैं। इतना आपको अब नॉलेज होगा, ठीक है। हाँ, अब आप इतना समझदार होंगे कि आपसे कोई भी ऑर्डर लगाने को कहेगा
तो आप ऑर्डर लगाने में पीछे नहीं हटेंगे। ठीक, अगर अ सेटिंग सन अपीयर्स टू बी, setting sun appears to be at an altitude ठीक, higher than it really is, higher than it really is, अपने वास्तविकता से अलग। दिस इज बिकॉज आपने सनसाइन सनसेट देखा होगा, वही प्रश्न पूछ रहा है कि सनसाइन सनसेट में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को एब्जॉर्प्शन की कहानी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, और लास्ट में क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। है ना बच्चा, कुछ साउंड आ रहा होगा आपके, है ना, ऐसा कुछ करके ना, तो बेटा ये मच्छर मारने की दवा है, मच्छर बहुत बढ़ गए हैं आजकल, इसलिए कह रहा है द सेटिंग सन अपीयर्स टू बी एन एल्टीट्यूड हायर। जब एक सन अपीयर्स, जब शाम का समय होता है तो आपने देखा होगा सनराइज और सनसेट के समय, ध्यान रखिएगा सनराइज और सनसेट के समय एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। एक प्रश्न आपको बता देता हूं, सनसाइन एंड सनसेट के समय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल है, उस पार्टिकल से टकराया, फिर दूसरे मीडियम में गया, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो पूरे एटमॉस्फेयर में होता रहता है। तो सनराइज, सनसाइन और सनसेट के समय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। इस एमसीक्यू को आप दिमाग में रखिएगा, एनटीएससी के एग्जाम में जरूर पूछा गया था एक बार। अब कह रहा है एल्टीट्यूड हायर क्यों होता है? तो भैया क्यों होगा? जब रेयर से डेंसर जाओगे तो चेंज होगा, डेंसर से रेयर जाओगे फिर कुछ चेंज होगा, तो ये कहानी लगातार चेंज होती रहती है। तो एक ही टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब होता है 7 कलर्स में डिवाइड होना, ये है नहीं। रिफ्लेक्शन होगा नहीं, सेम मीडियम में चलता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्ब कर लेना, यहाँ पर कोई एब्जॉर्ब की कहानी नहीं है। वैसे भी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के हिसाब से 100% रिफ्रैक्शन होता ही नहीं। 80% रिफ्रैक्शन है तो 20% में रिफ्लेक्शन भी है और एब्जॉर्प्शन भी है। अरे सरफेस कुछ एब्जॉर्ब भी तो करेगा कि पूरा वो रिफ्रैक्ट ही कर देगा, ऐसा तो नहीं है, कुछ वो एब्जॉर्ब भी करेगा। ठीक है, हाँ, ओके बच्चा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नोट हो गया? नोट कर लिया, छाप लिया? ओके, छाप लिया आपने। अब छाप लिया तो कोई बात नहीं सर जी, आप छपाते बहुत हो, क्या करें। हाँ, लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम मीडियम, लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम मीडियम। ठीक, लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम मीडियम n equal 3/2 to water n equal 4/3. For total internal reflection I will be equal, for total internal reflection, ठीक है, total internal reflection, sin I will equal, sin I
विल इक्वल, बोलो साइन आई किसके इक्वल होगा? अब ऑप्शन देख लो, साइन इनवर्स 9/8, साइन इनवर्स 9/8, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, और लास्ट में साइन इनवर्स 8/9, साइन इनवर्स 8/9। चलो ट्राई करो, पहले ट्राई किया करो खुद से, तब मैं आपको सॉल्व तो कराऊंगा ही। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। कह रहा लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम मीडियम n = 3/2 टू n = 4/3 फॉर TIR। TIR हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। चलिए सॉल्व करके देखिए कितने बच्चे आंसर देते हैं, जल्दी से बताएंगे मुझको, देखना मुझे बच्चे बताएंगे तुरंत। बच्चे मेरे बहुत होशियार हैं, जानते हैं कि सर जी को तुरंत बता देते हैं, लेकिन बच्चे मेरे तुरंत बताएंगे। चलिए ट्राई कर लिया होगा आपने। देखो बेटा n1 कितना 3/2, n2 कितना 4/3, और सबको मालूम है TIR में जो एंगल ऑफ R होता है वो 90 होता है, और हमेशा कहाँ से कहाँ जाते हैं बेटा, बोलो डेंसर से रेयरर में। तो देखो 3/2 को 1.5 आएगा, 3/2 करोगे 1.5, और 4/3 करोगे तो आएगा 1.33। तो इन दोनों के कंपेयर में ये डेंसर है, ये रेयरर है, इसका मतलब n1 से n2 जा रहे हैं। कंफर्म हो गया, n1 से n2 जा रहे हैं। तो बोलो n = n2/n1 = sin I / sin R। n2 कितना 4/3, n1 कितना 3/2 = sin I, और sin R कितना हो जाता है बच्चा 90, sin 91, 2 ऊपर चला गया तो आया sin I = 8/9, 4 2 8/9। देखो बेटा sin I की वैल्यू कितनी आई, sin I की वैल्यू आई 8/9, तो I इक्वल कितना हो गया, साइन इनवर्स 8/9 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, डी नंबर करेक्ट। पहचान गए? मतलब तरीका भी समझते रहिएगा, MCQ करने के साथ साथ आप उस पर तरीके को भी समझते रहिएगा। MCQ का मतलब होता है कि जैसे आप लोग लास्ट में लिखते थे ना, कोई ऐसे लिखते थे, लास्ट में लिखते थे उपसंहार, एक हेडिंग डालते थे ना, लास्ट में क्या सार संक्षेप मिला हमको, कहानी से क्या शिक्षा मिली, तो वैसे ही MCQ होते हैं आपके। अगर आप MCQ कर ले जा रहे हैं, इसका मतलब फिर आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, तभी आप MCQ कर पाएंगे। ध्यान रखिए आप, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर TIR, इफ क्रिटिकल एंगल फॉर TIR में क्रिटिकल एंगल फ्रॉम मीडियम टू वैक्यूम इज, फ्रॉम मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री। ठीक, मीडियम से वैक्यूम में कितना है 30 डिग्री। देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। चलिए ट्राई करिए। तो मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी पूछ रहा है, 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 × 10⁸, 3 × 10⁸, और 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए ट्राई करिए, फटाफट स्टार्ट, फटाफट बिल्कुल तेजी के साथ। रॉबर्ट, नहीं तो क्या होगा तेरा। हाँ बोलो भैया। कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल फॉर TIR, क्रिटिकल एंगल दे रहा है, IC दे रहा है 30 डिग्री। ठीक है, और बेटा हम आपको पढ़ा चुके हैं n = 1/sin IC, पढ़ा चुके हैं बेटा। बोलो पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? अब कह दो सर जी आपको पढ़ाया नहीं हो, बोलो भैया। तो बच्चे यहां से n निकाल लो, n कितना आएगा 1/sin IC मतलब sin 30, और sin 30 कितना होता है बेटा, sin 30 1/2, तो 1/1/2, तो बोलो n कितना आएगा 2। बोलो n कितना आया 2 आ गया। और बेटा हम खूब पढ़ाए हैं n = C/V, तो 2 = C कितना होता है 3 × 10⁸ V, तो
तो v हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8/2। तो बच्चा ऑप्शन समझ गए होगे, 1.5 इंटू 10 की पावर 8। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बोलिए भाई, वेरी गुड बेटा। अब मैं थोड़ा सा एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लल्लनटा प्रश्न देने जा रहा हूं और देखेंगे कौन बच्चा करके मुझे बताएगा। कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, मुझे जवाब देंगे। द टाइम टेकन बाय द लाइट, द टाइम टेकन। अरे सर जी टाइम पूछ लियो, बताया नहीं गया। द टाइम टेकन बाय द लाइट, टाइम टेकन बाय द लाइट, ठीक, बाय द लाइट टू क्रॉस ए ग्लास ऑफ थिकनेस, टू क्रॉस अ ग्लास ऑफ थिकनेस। कितनी थिकनेस है? मोटाई। थिकनेस का मतलब मोटाई, मोटाई बोले नहीं, पढ़ाई वाली मोटाई, थिकनेस वाली 4 mm। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n = 3 विल बी कितना होगा? 4 इंटू 10 की पावर -11 सेकेंड, ठीक है। 16 इंटू 10 की पावर -11 सेकेंड, 8 इंटू 10 की पावर -11 सेकेंड। बेटा कितने अच्छे अच्छे गाड़ियों के हॉर्न सुनाई दे रहे होंगे आपको ना। और 24 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड। चलिए भाई स्टार्ट करिए, पढ़िए फटाफट, बिल्कुल तेजी के साथ। हलवा हलवा बिल्कुल है ना, हलवा निकालो। चलो बताओ, 10 सेकंड का समय है, ट्राई करिए। टाइम इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने इतना आपको बता दिया, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो लगाओ, हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। बताइए, कर लिया? चल ट्राई कर लिया होगा। टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो पढ़े हो ना। डिस्टेंस को थिकनेस कह सकते हो, थिकनेस को थिकनेस को टी मान लें, टी ना मानो। सर जी कितना टी मानोगे? डी मान लो, थिकनेस को डी मान लो। स्पीड वी, स्पीड कितनी? वी। बेटा n इक्वल होता है c/v, तो बच्चा v इक्वल कितना होगा? c/n। बोलो होगा कि नहीं? v ऊपर तो n नीचे, तो बोलो टाइम कितना निकलेगा यहां से? t = d, थिकनेस का हो चाहे डिस्टेंस को, जो आपकी इच्छा करे। स्पीड कितनी? v, और v की जगह कितना? c/n। तो बोलो t इक्वल कितना आया? ND/c। बोलो t इक्वल कितना? फॉर्मूला, नया फॉर्मूला सर जी मिल गया, ND/c। इसी ND को ऑप्टिकल पाथ कहते हैं, इसी ND को ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिक्स में पढ़ते हो ना रिफ्रैक्शन, तो ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। सॉल्व कर लोगे कोई समस्या? n कितना? 3। डिस्टेंस कितनी? 4 mm। थिकनेस लिखी ना, 4 mm। mm का मीन्स मीटर, 10 की पावर -3। c कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर 8। तो 3 से 3 मर गया। बोलो t इक्वल 10 की पावर 8 ऊपर गया -8, तो 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -8। तो बोलो टाइम कितना? 4 इंटू 10 की पावर -11 सेकेंड। बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? बोलो भैया, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। t इक्वल 4 इंटू 10 की पावर -11 सेकेंड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, है ना। कहते सर जी आप बिल्कुल आज हॉर्लिक्स पी के आए क्या? इतनी तेजी से क्यों चल रहे हैं? अरे चलना पड़ता है बच्चा, जमाना बहुत तेज है, हम पिछड़ जाएंगे तो क्या होगा ना। गाना आया था ना, आपका क्या होगा जनाबे आली, अरे अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, और आधी कट गई। अरे आपका क्या होगा जनाबे आली। इसीलिए पढ़ लो बच्चों, नहीं पढ़ोगे तो पैसा कैसे कमाओगे,
है ना बेटा। द क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम। ओके बच्चा, ओके ओके, बुरा ना मानना मेरी बात को। स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम। क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, ठीक। ऑप्शन नंबर ए वाटर टू एयर, वाटर टू एयर, ठीक है ना। ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर, ठीक है। ग्लास टू वाटर, ग्लास टू वाटर, बिल्कुल ठीक है। और एयर टू वाटर, और एयर टू वाटर। चलिए भाई ट्राई करिए। क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भैया, हम पहले से बता चुके थे। इतने इजी हम तो नहीं देने वाले भैया, थोड़ा सोचो। तो बेटा क्रिटिकल एंगल होता है IC, और हम पढ़ते हैं n = 1/sin IC, है ना। मतलब उल्टा रिलेशन है, जिसका n ज्यादा होगा उसमें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम होगी, ठीक। अब वाटर का n कितनी बार बता चुके, 1.33, एयर का 1, ग्लास का 1.5, ठीक। बेटा अगर हम सोचें वाटर 1.33 से 1 में पहुंचे, ठीक। 1.33 से 1 में पहुंचना है, मतलब ज्यादा से कम में, ज्यादा से कम में पहुंच रहे हो ना, ठीक। यहां देखो, यहां पर भी ज्यादा से कम में पहुंच रहे हो, लेकिन यहां पर देखो एयर में पहुंच रहे हो, यहां पर भी एयर में पहुंच रहे हो, डेंसर से रेयरर जा रहे हो, डेंसर से रेयरर, और यहां पर रेयरर से डेंसर जा रहे हो, एयर से वाटर, एयर से वाटर। जरा ध्यान से समझिएगा, एयर से वाटर, एयर से वाटर का मतलब 1 से 1.33। तो पहली चीज तो ये तो फिनोमिना गलत ही हो गया, क्योंकि क्रिटिकल एंगल अगर आपको TIR ज्यादा रूप में चाहिए तो हमेशा डेंसर से रेयरर की ही बात करो। तो डेंसर, अब ग्लास कितना है, 1.5 से 1.33 पहुंचे तो ज्यादा होगा, कि 1.33 से 1 पहुंचे, कि 1.5 से 1 पहुंचे। तो मेरे हिसाब से तो ग्लास से वाटर, क्यों, Ng/Nw = sin IW/sin IG। ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। ग्लास तो डेंसर है ही 1.5, वाटर भी डेंसर है, और डेंसर से डेंसर में जाएगा तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। खुद सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ कि भैया अगर हम डेंसर से रेयरर में गए तो TIR को फॉलो करता है, और क्रिटिकल एंगल कब मिलता है, जब R को 90 कर दे। अगर R को 90 कर देगा तो जरा सोचो, थोड़ा सा फिनोमिना को अगर बनाओ, वाटर ऐसे आया, ये वाटर और एयर दूर भागेगा, ठीक, दूर भागेगा ना। लेकिन जब सुनो ग्लास से वाटर में जाएगा, ग्लास में, ठीक, और ग्लास से वाटर में जाएगा तो और दूर भागेगा, क्योंकि दोनों डेंसर है, और ये कम डेंसर है, ये ज्यादा डेंसर है। इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा, क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम तो होगा हमारा डेंसर से रेयरर में, लेकिन अगर ऑप्शन में डेंसर से डेंसर दे दे तो समझ जाना वही करेक्ट होगा, डेंसर से डेंसर। इस बात को दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बोलिए भाई, कंफर्म है, ठीक, कंफर्म है। चलिए ठीक, ठीक है। क्रिटिकल एंगल वैसे मैक्सिमम होता है डेंसर से रेयरर में, लेकिन हमको ध्यान क्या रखना है कि अगर ऑप्शन में डेंसर से डेंसर दे दिया तो आंख बंद करके उसी में टिक मार देना, गलत कभी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ओके बेटा, ओके बेटा, वेरी गुड बच्चों, बच्चों बहुत अच्छे हो। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स
या इंटर फ्रॉम कहाँ से कहाँ, वन मीडियम टू अनदर, वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुंच गए। इट्स वेलोसिटी इज डबल, इट्स वेलोसिटी इज डबल, ठीक, उसकी वेलोसिटी कैसी, डबल है। द क्रिटिकल एंगल फॉर द रे ऑफ टी आई आर, क्रिटिकल एंगल फॉर टी आई आर विल बी, बताओ क्रिटिकल एंगल कितना होगा, ठीक। ऑप्शन में दिया 30, 60, 90, नन ऑफ दिस, 30, 60, 90 या नन। बोलो भैया, ट्राई करो, 10 सेकंड आपको हम दिए, ए बी सी डी, उसमें निकले पंडित जी, आप ट्राई करके हम मुझे बताइए, जल्दी से बताइएगा, समय ज़्यादा मत बर्बाद करिएगा, ठीक है। चलो ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। हाँ ठीक, ट्राई कर ले, कर लिया ट्राई, हो गया ट्राई, चलो ठीक है, मैं ट्राई करूँ, बताऊँ, चलो। n इक्वल 1/sin IC होता है, ठीक है बेटा, हम खूब पढ़े हैं, 20 बार लिख चुके हैं, n इक्वल C/V, ठीक है। तो n की जगह C/V इक्वल 1/sin IC, इसका मतलब है sin IC इक्वल कितना होगा V/C, बोलो भैया, V/C। इसका मतलब है ये तो कांस्टेंट है ना, तो sin IC की जगह अगर कंपैरिजन कराना चाहो तो हम लोग लिख सकते हैं V1/V2, लिख सकते हैं sin IC इक्वल V1/V2। वेलोसिटी को डबल कर रहा है, इसका मतलब बच्चा V1 तो V है, लेकिन जो V2 है वो V नहीं है, 2V है, कह रहा वेलोसिटी डबल, समझो, डबल तो हमने डबल कर दिया, कौन समस्या, हमको कर दी डबल हमने। तो sin IC इक्वल V1 तो V है, V2 2V है, ये मर गया V, तो sin IC इक्वल 1/2, सबको मालूम है साइन में 1/2 कब होता है, 30 डिग्री में, बोलो 1/2 कब होता है, 30 डिग्री में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कौन सा करेक्ट होगा, अरे बोलोगे नहीं क्या, अरे बताओगे नहीं क्या, कौन सा करेक्ट है, 30 डिग्री वाला करेक्ट है, कौन समस्या हमको बताइए भाई। हमसे डबल की जगह 4th पार्ट कर रहा था, 4 गुना करा लेता, 1/4 करा लेता, तो जितना भी कराए हम पहले वाले को नहीं टच करते हैं, हम दूसरे वाले को ही टच करके सॉल्व करते हैं, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। हाँ ओके बेटा, चलिए दूसरा बहुत ही अच्छा, द प्रिंसिपल बिहाइंड ऑप्टिकल फाइबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। द प्रिंसिपल बिहाइंड ऑप्टिकल फाइबर, इसमें 2-3 MCQ एक साथ बना दूंगा, ध्यान रखिएगा, तो इसलिए ध्यान से इस चीज को पढ़िएगा, ठीक है। हाँ नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें क्या है, TIR है, क्रिटिकल एंगल है, बोथ है या नन है, ठीक। तो ध्यान समझो, ऑप्टिकल फाइबर डिवाइस है, ऑप्टिकल फाइबर एक डिवाइस है जो हमेशा वर्क करती है TIR पे। किस पे वर्क करती है, TIR पे। आपने देखा है ना कि जो वाईफाई का वायर होता है, वाईफाई के बीच में डाटा दौड़ता है ना, वायर, जो वायर है वाईफाई का बच्चा, वो ऑप्टिकल फाइबर है, अंदर थोड़ा खोखला होता है, वहाँ लाइट ऐसे आई, भैया वाईफाई में अंदर डाटा कैसे मिला आपको, आ रहा है ऐसे लड़ते भिड़ते बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं बाहर सकता, ऑप्टिकल फाइबर डिवाइस है एक, उसके ऊपर एक लेयर ऐसी लेयर लगी रहती है, हाइपोथेटिकल एक ऐसी लेयर होती है जिसमें कि कोई रेस बाहर नहीं जा सकती है। तो जितने भी वाईफाई के वायर में देख रहे हो ना, सब वो ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर डिवाइस है जो किस पे वर्क करती है, TIR पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, TIR। इसी का जस्ट उल्टा भी कर सकता है। जस्ट उल्टा कैसे कर सकता है, कह रहा इन ऑप्टिकल फाइबर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट,
कहेगा इन ऑप्टिकल फाइबर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट डिपेंड ऑन हमेशा ध्यान रखिए किस पे डिपेंड है, टीआई। ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुनो तो आंख बंद करके टीआईआर, और टीआईआर पूछे 4 नाम दे दे तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर ही सही होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका, ठीक है, मेरी बात दिमाग में रहेगी। हाँ बोलिए भाई, बोलिए, इतनी बात कंफर्म है, स्क्रीनशॉट ले लिया, सब कुछ क्लियर है, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं होने वाली। हाँ, अरे बहुत समझदार हो आप लोग बेटा, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, ये मुझे मालूम है। हाँ, करा स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, बहुत ही अच्छा प्रश्न एक और आया, ठीक। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड का चमकना, ठीक, चमकना इज ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है? रिफ्लेक्शन, ठीक। डिस्पर्सन, ये तो हो ही नहीं सकता, डिस्पर्सन का मतलब होता है वाइट बीम लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड हो जाना, ठीक है, वो आगे पढ़ाएंगे भी आपको हम। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, और चौथा TIR, बोलो चौथा क्या? TIR। तो ऑप्शन A, B, C, तब तक आप सोच लो दिमाग में क्या है, D, ठीक। अब देखो बेटा, रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रिफ्लेक्शन की बात ही नहीं, डिस्पर्सन वाइट बीम लाइट की बात करता है। हाँ, अब इन दोनों को सोचो, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, बिल्कुल सही है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बताया था 2.4 होता है, और डायमंड में क्रिटिकल एंगल, डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 24 डिग्री होता है, 24 डिग्री होता है, ठीक। ये भी आपके 2 MCQ हो गए, मैंने आपको बता दिए। क्रिटिकल एंगल डायमंड का 24 होता है, अप्रॉक्स 54.1 होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 होता है। तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड 3D फिगर होता है, स्पार्कलिंग अभी चमकना, और कोई चीज तभी चमकेगी जब उसमें TIR होता है, ध्यान रखना, जब अंदर की रेस एक दूसरे से ही टकराती रहेंगी। डायमंड है, ठीक, करा यहाँ लाइट अंदर आई, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई, तो ये अंदर ही अंदर प्रोसेस करती रहती है, अंदर ही अंदर सारे प्रोसेस करती रहती है, जिसकी वजह से ये स्पार्कलिंग होता है, चमकना, साइन मारता है। तो साइन क्यों मारता है? TIR की वजह से, ध्यान रखिएगा, TIR की वजह से, ठीक। हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक। इससे मैं देखो एक साथ 2-2, 3-3 MCQ आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हमारी कोशिश है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको करने की। वैसे फिक्स अगर हमसे कोई पूछे कि सर क्रिटिकल एंगल फिक्स कितना है डायमंड का, तो आप याद कर लीजिए 24.5 होता है अप्रॉक्स, ठीक। लेकिन कभी कभी MCQ में कोई भरोसा नहीं, 24 डिग्री भी दे सकता है। वैसे 24.5 होता है, लेकिन टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, MCQ में भरोसा नहीं होता ना बेटा, पता नहीं प्रश्न कितना घुमा दे आपको। हाँ, एन एयर बबल इज इन वाटर बिहेव एज, आया भैया, इंपॉर्टेंट आया, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, एयर बबल, ठीक, एयर बबल इन वाटर बिहेव एज, किसकी तरीके बिहेव करेगा? करा समटाइम्स कॉनकेव, और फिर कह रहा है समटाइम कॉन्वेक्स, ठीक। ओके बेटा, समझ गए। फिर आया कॉनकेव लेंस, फिर आया कॉन्वेक्स लेंस, फिर आया ऑलवेज रिफ्रैक्टिंग, सोचो, तब तक सोच के बताओ भैया क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आप थोड़ा सा सोच के बताइए मुझको, ऐसा क्यों होता है। हाँ
ठीक, हाँ आपको टाइम देते हैं, है ना, ठीक, टाइम ले लिया, समझ गए। अब देखो बेटा, एयर बबल इन वाटर बिहेव एज कॉनकेव लेंस। जो वाटर का बबल होता है ना, एयर बबल इन वाटर, जब उसको वाटर के अंदर ले जाओगे ना तो कॉनकेव की तरीके बिहेव करेगा, अर्थात उसकी सरफेस दब जाएगी। सरफेस कैसी हो जाएगी? दब जाएगी। जैसे आपने पानी में अगर किसी को कोई पेन पड़ा है, उस पेन को हम अगर पानी में देखें तो ऐसा लगेगा कि वो उभरा हुआ है, ऊपर की तरफ है, ठीक, उभरा हुआ लगता है ना, ऐसा देखा है कि ना। ऐसी कहानी अपैरेंट डेप्थ के कारण होती है। अपैरेंट डेप्थ का मतलब अपनी रियल डेप्थ पे नहीं है वो रियल डेप्थ पे, लेकिन जब इमेज देखोगे तो उसकी इमेज उठकर ऊपर आ जाएगी, क्योंकि कॉनकेव में जो इमेज बनती है बच्चा, अगर आपको ध्यान दिया हो तो कॉनकेव की इमेज फ्रंट में बनती है। ऑब्जेक्ट को कितनी भी दूर रखो, फोकस और लेंस के बीच बनती है, मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ बनती है ना। इसीलिए एयर बबल का जो एयर बबल को वाटर में ले जाओगे तो बिहेव करेगा कॉनकेव लेंस की तरीके। किसी पेन को अगर वाटर में डाल दो और आप झांक के देखोगे तो ऊपर उठा हुआ लगेगा, इसका मतलब वो कॉनकेव की तरीके बिहेव करेगा। किसकी तरीके बिहेव करेगा? कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। बोलिए भाई, इतनी बात कन्फर्म है? जल्दी बोलिए। हाँ, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, लल्लन टॉप। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? देखिए सामने लिखा हुआ क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए इसको। कह रहा अ कॉन्वेक्स लेंस मेकिंग फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पूरी इमेज बनाता है ना कॉन्वेक्स, कैसा बनाता है? कैसा बनाता है सबको मालूम है, रियल इनवर्टेड। इट हाफ ऑफ लेंस इज कवर्ड बाय एन ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट। ऑपेक्यू में जानते हो, शैडो, किसी की शैडो पड़ जाए, आधे लेंस पर किसी की शैडो पड़ जाए तो बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ये जो लेंस था, ये इसका आधा हिस्सा शैडो से बंद हो गया, ठीक। तो इमेज की जो ब्राइटनेस थी, ये हाफ इमेज इज नॉट सीन। ऐसा थोड़ी ना होगा कि मेरी मुंडी दिखाई देगी, सर दिखाई देगा, बाकी मैं गायब हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये तो गलत है। फुल इमेज ऑफ सेम इंटेंसिटी, ऐसा थोड़ी नहीं है कि जितनी ब्राइटनेस की ऑब्जेक्ट है उतनी ब्राइटनेस की इमेज बन जाएगी। कैसे बनेगी? जैसे अगर हम एक आंख को बंद कर लें, एक आंख को बंद करने से अगर हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जानते हो क्या होता है? उसकी इंटेंसिटी कुछ कम हो जाती है। इंटेंसिटी को समझते हो? ब्राइटनेस, चमक। जितनी ब्राइटनेस अभी आपको दिख रही थी उतनी ब्राइटनेस उसमें नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर फुल इमेज ऑफ डिक्रीज्ड इंटेंसिटी सीन, हमको जो इमेज दिखाई देगी उसकी बच्चा इंटेंसिटी कुछ कम होगी, उसकी कुछ ब्राइटनेस कम होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? सी करेक्ट होगा। बोलो, अगर किसी ऑपेक्यू वाले ऑब्जेक्ट से किसी शैडो के द्वारा अगर आधे लेंस को आप बंद कर दोगे तो क्या होगा? उसकी फुल इमेज ऑफ डिक्रीज्ड इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर आधा लेंस हम काट दें बेटा तो कोई इमेज नहीं बनेगी। ध्यान रखना, अगर एक लेंस को आपने रखा कॉन्वेक्स और आधा लेंस उड़ा दिया, सर कलम कर दिया उसका, तो फिर क्या होने वाला है? फिर कोई इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिएगा उसका, भूलिएगा नहीं। भूल जाना तो ये 2 रोटी अदा खा लेना घर में, है ना, भूलना नहीं। लेकिन हाँ ठीक है बेटा, ओके बच्चा। चलिए भाई हम आगे बढ़ते हैं। करा अ ग्लास लेंस इज इमर्स इन वाटर। अ ग्लास लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर, ठीक। ये मैंने आपको इसलिए बताया ये वाला प्रश्न क्योंकि एनटीएससी पेपर होता है, उसे पूछा गया है। द पावर ऑफ लेंस, द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस will increase will decrease same not depend on मीडियम। कारण मीडियम पे डिपेंड ही नहीं होती।
एक ग्लास लेंस को वाटर में मिला रहे हो बेटा, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा आप लोग। भैया हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि फर्स्ट फोकल लेंथ सेकंड फोकल लेंथ के इक्वल होती है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक, तो एक चीज याद रखना, n प्रोपोर्शनल 1/f होता है। ठीक, जब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। ग्लास लेंस को वाटर में मिला रहे हो, ठीक है। अब ग्लास लेंथ को वाटर में मिला रहे हो तो सोचो भैया, ग्लास लेंस है, लेंस किसका, ग्लास का, उसको वाटर में मिला रहे हो तो क्या होना चाहिए, सोच के बताइए जल्दी से। इमर्ज इन वाटर। अरे भैया किसी भी लेंस को, ग्लास लेंस अभी एयर में है, अभी कहां पे है, एयर में, अभी कहां, एयर का n कितना 1, फिर कहां ले जा रहे हो, वाटर में, वाटर का n कितना 1.33। भैया 1.33 बढ़ रहा है ना, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो फोकल लेंथ घटेगी, फोकल लेंथ घटेगी तो विल डिक्रीज। भैया ग्लास लेंस पहले एयर में था, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, हम वाटर में लेगा, वाटर का 1.33 होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो फोकल लेंथ घट जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने से फोकल लेंथ घट जाती है। इतनी बात आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। बोलिए कंफर्म है, बोलिए इतनी बात कंफर्म है आपको, बिल्कुल कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? हाँ ठीक बेटा। और अगर इसी जगह वाटर से एयर में ले जाता, वाटर से एयर में ले जाता तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता तो फोकल लेंथ बढ़ जाती, ठीक है। हाँ ठीक बेटा, वेरी गुड। हाँ ऊब तो नहीं रहे हो, ऊबना नहीं, बस 3-4 और रह गए हैं, अच्छे और कर लीजिए। हाउ डज द फोकल लेंथ, हाउ डज द फोकल लेंथ, हाउ डज द फोकल लेंथ of convex lens change if monochromatic, अभी मोनोक्रोमैटिक का मतलब बताते हैं। मोनोक्रोमैटिक रेड लाइट इज यूज्ड, रेड लाइट इज यूज्ड instead of violet light, instead of violet light। चलिए बताइए, ठीक। फोकल लेंथ इंक्रीज इज डिक्रीज्ड, फोकल लेंथ इंक्रीज्ड, फोकल लेंथ डिक्रीज्ड, फोकल लेंथ सेम या नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी और डी। बेटा मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब होता है जो लाइट की इंटेंसिटी सीधे आती, जो बिल्कुल जैसे ये है मार्कर, इसको सीधे जो आ रहा ना, ये एकदम बिल्कुल सीधे लाइट आ रही, जो उसको मोनोक्रोमैटिक लाइट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट। रेड लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वायलेट लाइट, वॉयलेट की जगह रेड यूज कर रहे हो, वॉयलेट की जगह रेड। और सबको मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का ज्यादा होता है। वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेड का कम होता है, तो फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जस्ट उल्टा होता है। इसका मतलब FR इज ग्रेटर देन FV, तो फोकल लेंथ रेड की ज्यादा होगी, वॉयलेट की कम होगी। अभी आपने पढ़ा था कि n प्रोपोर्शनल 1/f से। तो बेटा रेड लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वॉयलेट लाइट, वॉयलेट की जगह रेड यूज करोगे तो रेड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा ना, रूल के हिसाब से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, फोकल लेंथ इज इंक्रीज्ड। कैसी होगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है रेड के कंपेयर में,
ठीक है। तो भैया कह रहा है कि उल्टा होता है फोकल लेंथ रेड का ज्यादा होगा वायलेट के कंपेयर में। तो भैया रेड की जगह रेड लाइट इज यूज इंस्टेड ऑफ वायलेट, वायलेट की जगह रेड यूज करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही हंस के जवाब दिया करो सभी लोग, मजा आती है पढ़ाने में। और फिर ऐसे मजा नहीं आएगी अगर बोरिंग काम नहीं करना है भैया। देखो हाँ, बोर चीज मुझे पसंद नहीं है और बोर काम करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है ना। हाँ चलिए बस एक दो और करा है कि ऑन रिड्यूसिंग द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ऑन रिड्यूसिंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक, इट्स पावर, ठीक, पावर क्या होगी, डिक्रीज इंक्रीज डज नॉट चेंज, डिक्रीज इंक्रीज डज नॉट चेंज, ठीक, या नन ऑफ दिस। कह रहा है ऑन रिड्यूसिंग फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के घटाने से पावर पे क्या इफेक्ट पड़ती है, पावर P = 1/f, फोकल लेंथ घटाओगे तो भैया पावर बढ़ जाएगी। सबको मालूम है पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। बोलो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हाँ ठीक है, ओके बेटा, ठीक। देखो बेटा पावर अगर प्लस है तो वो कन्वर्जेंट है, ध्यान रखिएगा, और पावर अगर माइनस है तो कैसा है, डाइवर्जेंट है, ठीक। पावर अगर प्लस है तो कन्वर्जेंट है, पावर अगर माइनस है तो कैसा है, डाइवर्जेंट है। बोलिए बोलिए, पावर प्लस है तो कन्वर्जेंट और पावर माइनस है तो डाइवर्जेंट। तो फोकल लेंथ प्लस है तो कन्वर्जेंट, फोकल लेंथ माइनस है तो डाइवर्जेंट, ठीक। तो बताइए आज आपको ये सारे एमसीक्यू कैसे लगे। मैंने कोशिश की थी कि आपको अच्छे से अच्छे एमसीक्यू कराए जाएं, ठीक है, जिसमें थोड़ा तर्क हो, थोड़ा दिमाग का यूज़ हो, हमको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि आपने कितने सही किए अपने मन से, कितने सही किए आप उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई प्रश्न ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिएगा, मैं उसका जवाब फिर से दूंगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पे रहें। थैंक यू।